हे एवरीवन। सो यू ऑल नो, जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी लॉन्ग टर्म ICSI में, तो मुझे MCA में बहुत सारे फाइल्स फॉर्म करने होते थे, फॉर्म्स फाइल करने होते थे। उपसी हाँ, तो बहुत सारे फॉर्म्स फाइल करने होते थे MCA में, और उनमें बहुत सारे अटैचमेंट्स लगते हैं ना। तो दो एक जैसी कंपनीज़ थी जिनको हम इनकॉर्पोरेट कर रहे थे। इनकॉर्पोरेशन फॉर्म जो स्पाइस वाला होता है, वो करते करते मैंने एक का अटैचमेंट दूसरे में लगा दिया गलती से। उसके बाद वो जो मेरे सीनियर्स ने चेक किया, तो थैंक गॉड उन्होंने देख लिए अटैचमेंट्स गलत थे। वरना अगर हमने MCA के फॉर्म में गलत अटैचमेंट लगा दिए तो क्या हो सकता है। आज मैं तुम लोग को वही बताने वाली हूँ। मैं तो बच गई, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिसने गलत अटैचमेंट्स लगा दिए, या तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, मतलब इनोसेंटली, यानी कि जैसे मैंने इनोसेंटली कर दिया एकदम बेवकूफ़ी में, उसका क्या होता है ये मैं तुम्हें बताती हूँ। ये मैंने MCA के साइट से एक केस डाउनलोड किया है। एक कंपनी में यही हुआ था। अब तुम लोग देख के शॉक हो जाओगे कि एक छोटी सी गलती से कितने महंगी पड़ सकती है। तो इसमें क्या हुआ था, मैं सिर्फ तुम लोग को पॉइंट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बताऊंगी। हाँ, कोई कंपनी है, उसकी ये है पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, 2,33 लाख, ठीक है। और उसके बाद एक मिनट नीचे आ जा। हाँ, हुआ क्या था अब वो देख लीजिए। फैक्ट्स ऑफ द केस, इन लोगों ने E-फॉर्म AOC 4 फाइल किया और उसमें अटैचमेंट्स लगा दिए, लेकिन वो अटैचमेंट्स किसी और कंपनी के लग गए। शायद इन्हीं की सब्सिडरी एसोसिएट हो, आई डोंट नो। ये डिटेल्स अगर पॉज करके रीड करने हो कर लेना। इन्होंने अपना एनुअल रिटर्न में किसी और कंपनी के अटैचमेंट्स लगा दिए, ठीक है। और कोई सर हैं CA, उन्होंने सर्टिफाई भी कर दिया, क्योंकि हमें CS, CS, CMA से जो प्रैक्टिसिंग होते हैं उनसे सर्टिफाई कराना होता है AOC 4। उन्होंने सर्टिफाई कर दिया। उन्होंने शायद चेक नहीं किया, प्रॉबली उनकी तरफ से भी शायद एक मिस्टेक या एरर है। तो क्या हो गया, देयर वाज अ डिफ़ॉल्ट और नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस रूल ऑफ द कंपनीज सो एंड सो रूल्स अंडर सेक्शन 450 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और ROC में अगर वो चीज़ चली गई, ROC ने पकड़ लिया, तब क्या होगा अब देखते हैं। तो अब पता नहीं ये कंपनी ने इनोसेंटली किया या एक्सीडेंटली या इंटेंशनली, आई डोंट नो। और वो एक तो कंपनी ने एरर करी, ऊपर से जो सर्टिफाई कर रहा है उन्होंने भी चेक नहीं किया, या फिर उनसे भी मिस हो गया। अब क्या हुआ, शो कॉज नोटिस वाज इशूड ऑन दिस डेट टू द कंपनी एंड इट्स सिग्नेटरीज, कि आपके पास ये एरर्स हैं। ROC की तरफ से एक नोटिस आया। कंपनी ने अपना रिप्लाई दिया ईमेल में, और उसके बाद एडमिट की कंपनी ने अपनी गलती। ओके, दे एडमिटेड द डिफ़ॉल्ट एंड रिक्वेस्टेड एडजुडिकेशन, ठीक है। अब देखते हैं जो रूल है उसमें क्या लिखा है। ऑथराइज सिग्नेटरी एंड प्रोफेशनल हु शैल सर्टिफाई द E-फॉर्म शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टनेस ऑफ इट्स कंटेंट्स। अब सेक्शन 450 क्या बोलता है, मैटर्स फॉर विच नो पेनल्टी और पनिशमेंट इज़ प्रोवाइडेड, जिसमें कोई स्पेसिफिक पेनल्टी या पनिशमेंट नहीं गिवन है, तो उसके लिए क्या पेनल्टी होगी, 10,000 रुपीज़, एंड इन केस इट इज़ अ कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रवेंशन देन अ पेनल्टी ऑफ 1,000 फॉर ईच डे, ठीक है। तो ये अंडर सेक्शन 450 होता है। तुम लोगों को ये भी सीखने को मिल गया। फॉर द फर्स्ट contravention, and if it continues then subject to maximum 2 lakh rupees and 50,000 in case of officer who is in default. अब adjudicate हुई वो penalty, subject company does not get covered under the purview of small company, ठीक है, कंपनी small company नहीं है, उप्स, हाँ। Hence the benefit of section 446B would not be applicable. हो सकता है स्मॉल कंपनीज़ को कुछ बेनिफिट मिलता हो, लेकिन ये कंपनी, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में पेड अप शेयर कैपिटल बता दी थी, इट इज़ नॉट अ स्मॉल कंपनी। तो अब तुम लोग अपना ये भी याद करो और मुझे बताओ, क्या तुम्हें पता है स्मॉल कंपनी की क्या थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती हैं। एक तुम लोग का कॉन्सेप्ट चेक हो जाएगा। ओके, अब विद रिस्पेक्ट टू दिस इनकरेक्ट अटैचमेंट्स, सेक्शन 450 द सिग्नेटरीज आर लाइबल फॉर करेक्टनेस, ठीक है। सो जो सिग्नेटरी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो हो गए यहाँ पे लाइबल फॉर पेनल्टी। अब हुआ क्या, पेनल्टी की क्या लगाई ROC ने, देखते हैं। सेक्शन वायलेटेड रूल 83, अभी पढ़ा हमने, पेनल्टी इम्पोज्ड।
कौन कौन लोगों पे लगी, एक तो जो कंपनी के सेक्रेटरी हैं और दूसरे जो सर्टिफाइंग प्रोफेशनल हैं, दोनों पे 10-10 हज़ार की लग गई अंडर सेक्शन 450। अभी हमने रीड किया। ऑर्डर क्या था, और उसी ने बोला ये पेनल्टी आपको पे करनी है फ्रॉम योर ओन फंड्स, ठीक है, एंड यू हैव टू पे इट ऑनलाइन मोड यूजिंग द वेबसाइट। ये आपको MCA की साइट पे जाना है, पे एंड अकाउंट्स में जाना है, मिनिस्ट्री, एंड आपको पेनल्टी पे करनी है विद इन 90 डेज़। इन 2 लोगों को पे करनी है फ्रॉम द रिसीट ऑफ दिस ऑर्डर। अब मतलब कि ये लोग कंपनी से नहीं मांग सकते पैसे, क्योंकि ये इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो इन लोग को विद इन 90 डेज़ ऑफ दिस ऑर्डर पे करनी है। अब ये लोग चाहें तो अपील कर सकते हैं। अपील मिलाइज टू द RD विद इन 60 डेज़ फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ दिस ऑर्डर। 60 डेज़ में आप चाहो तो अपील करो कि सर थोड़ी पेनल्टी कम कर दीजिए, ठीक है। एंड यू ऑल्सो हैव टू सेट फॉर द ग्राउंड्स ऑफ अपील, और आपको साथ में सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर भी लगाना होगा। योर अटेंशन इज़ इन्वाइटेड टू सेक्शन 4548। इन इवेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस तो और गंदी पेनल्टी लगेगी। सो इतना ही था, तो हम बच गए, हमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज जो मेरे सीनियर थे उन्होंने चेक कर लिया। लेकिन उस दिन के बाद से मैं डबल चेक करती हूँ हर चीज़। एंड तुम लोग के लिए भी एक लेसन है, फ्यूचर में कभी ट्रेनिंग कर रहे हो या काम कर रहे हो तो अपने अटैचमेंट ज़रूर चेक कर लेना, वरना ये तो छोटी सी पेनल्टी है, बड़ी बड़ी गंदी पेनल्टीज़ लगेंगी अगर वो कंटिन्यूइंग टाइप का ऑफेंस हो गया। अभी एक और केस हुआ था जब AGM करने में डिले हो गया था। अब मैं तुम लोग को उसके बारे में बताऊंगी, तो उसकी पेनल्टी सुन के तुम लोग के होश उड़ जाएंगे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो मेक श्योर यू आर देयर, एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल। काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, प्रैक्टिकली सीख के ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो कमेंट्स में बता देना। थैंक यू।